कोई मिस कर रहा होगा तो बाद में बता देना। ठीक है। हमारे कोर्स का नाम क्या है? क्यूबरनेटीज। ठीक है। और क्यूबरनेटीज की अगर हम लोग एक लाइन में डेफिनेशन निकालें तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है? क्यूबरनेटीज क्या है, इसकी वन लाइन की डेफिनेशन क्या है? वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल है। क्या है? क्यूबरनेटीज क्या है? वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल। अब सबसे पहला सवाल है कि क्यूबरनेटीज को मार्केट में लाया गया था कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए। किसको? कंटेनर्स को मैनेज करता है। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज कंटेनर। क्या? व्हाट इज कंटेनर? मैं कंटेनर नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि कंटेनर क्या है। तो आप लोगों एक बार अपने अपने पॉइंट्स मुझे दो। व्हाट इज अ कंटेनर? अगर आप इंटरव्यू में गए, या आपका जूनियर, या आपका सीनियर, या आपका कलीग कभी आपसे पूछे कि यार भाई जरा कंटेनर बताना क्या होता है, तो क्या आप लोग अपना पॉइंट रखते हो कंटेनर को लेके? व्हाट इज अ कंटेनर? बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो फटाफट। वन बाय वन, वन बाय वन बोलो। स्मॉलेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। कंटेनर आर द रनिंग इमेजेस। नेक्स्ट। आ जाओ फटाफट आ जाओ। इट्स हेल्प टू रन एंड डिप्लॉय द एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। रनिंग इंस्टेंस। नेक्स्ट। 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 आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट आ जाओ। कौन बताएगा? नेक्स्ट। 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 कौन बचा है? हो गए? तो मैं आपको बता दूं, यू ऑल गाइस रॉन्ग आंसर। आप सभी के आंसर गलत है। व्हाट इज अ कंटेनर? आपका ये मशीन है। क्या है? ये आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर लोडेड है। क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है। आई थिंक आप सभी लिनक्स पे तो आप सभी ने काम किया होगा लाइफ में, एक बार दो बार, पहले कभी। ऐसा कोई है जो लिनक्स में पहले कभी भी काम नहीं किया? हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई हो।
और किया है तो सब लोग एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो कि हाँ लिनक्स पे काम किया है। लिनक्स पे अगर काम किया है तो कंटेनर की डेफिनेशन बहुत जल्दी समझ जाओगे। ठीक है। लिनक्स के अंदर, म्यूट कर लो सब लोग आप। अगर लिनक्स के अंदर एक एसएसएच नाम की सर्विस रन हो रही है, म्यूट करो सब लोग। लिनक्स के अंदर एक एचटीटीपीडी नाम की सर्विस रन हो रही है। लिनक्स के अंदर अगर आपने पाइथन रन कर रहे हो, लिनक्स के अंदर आप अगर जावा रन कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि हम लोग लिनक्स में जब कोई भी सर्विस को रन करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके अगेंस्ट क्या होता है, एक प्रोसेस आईडी जनरेट होती है। क्या होती है दोस्तों? एक प्रोसेस आईडी जनरेट होती है, राइट। इसकी अपनी प्रोसेस आईडी होगी, इसकी अपनी प्रोसेस आईडी होगी, जैसे इसकी प्रोसेस आईडी होगी, इसकी अपनी प्रोसेस आईडी हो गई, है ना। इसकी अपनी प्रोसेस आईडी हो गई, इसकी अपनी हर, लिनक्स के अंदर हर एक सर्विस जब आप लोग रन करते हो, हर एक कमांड आप रन करते हो, जो भी आप रन करते हो, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, उसकी प्रोसेस आईडी जनरेट होती है। क्या होती है? उसकी प्रोसेस आईडी जनरेट होती है। होती है नहीं होती, कंफर्म करो आप सभी लोग मेरे से, हाँ जी, होती है कि नहीं होती? ये होती है, यही होती है ना लिनक्स, लिनक्स के अंदर प्रोसेस आईडी जनरेट होती है। अब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस यहां पर रन हो रहा है, ये जो प्रोसेस यहां पे रन हो रहा है, अगर मैं पाइथन प्रोसेस की बात करूं, तो पाइथन प्रोसेस को चलने के लिए क्या चाहिए? स्टोरेज। क्या चाहिए? स्टोरेज तो चाहिए ना। तो पाइथन जिस स्टोरेज को यूज करेगा वही स्टोरेज अपाचे भी यूज कर रहा है, वही एसएसएच भी, वही जावा भी, और वही अदर एप्लीकेशन वाले भी यूज कर रहे हैं। मतलब पाइथन जो स्टोरेज यूज कर रहा है वो स्टोरेज क्या है? शेयर्ड स्टोरेज। ऐसे नेटवर्क चाहिए होगा, तो पाइथन एप्लीकेशन जो नेटवर्क यूज कर रही होगी वो डेडिकेटेड नहीं होगी, क्या होगी? शेयर्ड होगी। क्या होगी? क्या होगी? शेयर्ड होगी। अब लाइब्रेरी की बात करो तो वो भी शेयर्ड होगा, बाइनरी की बात करो तो वो भी शेयर्ड होगा, राइट। तो लिनक्स के अंदर हम लोग जब कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो क्या होता है, जैसे मोटा मोटी अगर एग्जांपल में बात करूं, कि अगर मैं यहां पर जावा चलाऊं, या सी प्लस प्लस रन करूं, या पाइथन रन करूं, तीन एप्लीकेशन रन करूं, तीनों एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, इन सब की अपनी अपनी प्रोसेस आईडी जनरेट हुई है। इसकी अपनी प्रोसेस आईडी है, इसकी सी प्लस प्लस जो रन हो रहा है उसकी अपनी प्रोसेस आईडी है, इसकी अपनी प्रोसेस आईडी है। ये सारे स्टोरेज शेयर्ड यूज कर रहे हैं, फाइल सिस्टम शेयर्ड, लाइब्रेरी शेयर्ड, नेटवर्क शेयर्ड, सब कुछ शेयर्ड यूज कर। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं आपसे बोलूं, क्या मैं इनके प्रोसेस को आइसोलेट कर सकता हूं? अगर मैं इनके प्रोसेस को आइसोलेट कर दिया, तो इसका मतलब ये प्रोसेस आईडी आइसोलेट हो गई है। अगर मैं इनके प्रोसेस को आइसोलेट कर दिया, अगर मैं इनके प्रोसेस को आइसोलेट कर दिया, तो जब हम किसी प्रोसेस को आइसोलेट कर देते हैं, दैट इज अ कॉल कंटेनर। कोई नहीं बताएगा आप, दैट इज अ कॉल कंटेनर। जब प्रोसेस आइसोलेट हो गया तो इसका स्टोरेज डेडिकेट, इसकी लाइब्रेरी डेडिकेट, इसका नेटवर्क डेडिकेट, इसका फाइल सिस्टम डेडिकेट। समझ आ रही है? अब प्रोसेस को आइसोलेट कैसे करते हो तो डिफरेंट थिंग है, इसी को कह देते हैं कंटेनर। अब प्रोसेस को आइसोलेट किया कैसे जाता है?
हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि डॉकर या पॉडमैन जैसी एप्लीकेशन लोड हम कर देते हैं तो ऐसा होता है। प्रोसेस को आइसोलेट करने का फीचर लिनक्स के अंदर बहुत पहले से है। लिनक्स के कर्नल के अंदर, आपने सुना होगा नेम स्पेस एंड सी ग्रुप का कंसेप्ट। कर्नल के अंदर एक फीचर होता है नेम स्पेस एंड सी ग्रुप, जिसको आप एक्टिवेट कर दो तो आप बिना डॉकर के आप अपने प्रोसेस को आइसोलेट कर सकते हो। बिना डॉकर के प्रोसेस को आइसोलेट कर सकते हो, दैट इज अ कॉल कंटेनर। तो जरा थिंक करो, मार्केट में जब हमें और आपको कंटेनराइजेशन पता भी नहीं था, उसके पहले से गूगल नाम की कंपनी यूज कर रही थी। कैसे यूज कर रही थी दोस्तों? सोचो जरा, कैसे यूज कर रही थी, थिंक करो। वो अपने लिनक्स के अंदर नेम स्पेस एंड सी ग्रुप के कंसेप्ट को एक्टिव करके कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट वो यूज कर रहे थे। और कंटेनराइजेशन को मैनेज करने के लिए उन्होंने क्यूबरनेटिस डेवलप किया, गूगल वालों ने। तो कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट वो पहले से यूज कर रहे थे, उन कंटेनराइजेशन को मैनेज करने के लिए उन्होंने क्यूबरनेटिस डेवलप किया। क्रोनोलॉजी समझ आ रही है इनकी? हाँ जी, कंफर्म करो फटाफट। सभी को क्लियर है? किसी को कोई सवाल यहां पे? तो यहां पर क्या हुआ? अब इस नेम स्पेनर सी ग्रुप के कंसेप्ट को एक्टिव करने के बाद आप प्रोसेस को आइसोलेट कर लेते हो, लेकिन प्रोसेस को आइसोलेट करने से काम नहीं बना। लोगों ने क्या किया? इमेजेस भी डेवलप करना स्टार्ट किया। तब जाकर मार्केट में डॉकर नाम की कम्युनिटीज, पॉडमैन नाम की कम्युनिटीज, ये सब मार्केट में आए और नेम स्पेस सी ग्रुप के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और साथ में अपनी इमेज डेवलपमेंट का फीचर दिया और कहा कि आप डॉकर जाकर अगर लोड करते हैं डॉकर का सॉफ्टवेयर, राइट, तो बहुत इजी तरीके से आप ये लाइट वेट इमेज को जब डिप्लॉय करेंगे तो जो लाइट वेट इमेज डिप्लॉय होगी, अंदर एक प्रोसेस आईडी बनेगी, वो प्रोसेस आईडी आइसोलेट होगी, उसके अंदर आपकी लाइट वेट इमेज डिप्लॉय होगा, इसके अंदर अपनी सेपरेट लाइब्रेरी, सेपरेट बाइनरी, इसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन रन करें। दैट इज अ कॉल कंटेनर। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? आपके ओएस के अंदर चलने वाले प्रोसेस को आइसोलेट कर दो, दैट इज अ कॉल कंटेनर। जब मैंने आइसोलेट कर दिया तो मैं इसमें लाइट वेट इमेज डालूंगा, मैं अपना पाइथन डालूंगा, अपनी लाइव एप्लीकेशन चलाऊंगा, इसका डेडिकेट नेटवर्क है, डेडिकेट लाइब्रेरी है, सब कुछ है। अब इसको कितना रैम चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, वो तो मेरा सी ग्रुप दे रहा है। सी ग्रुप का काम है ना, कर्नल के अंदर प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, प्रोसेस को कितना रैम सीपीयू देना है, कौन करता है? सी ग्रुप करता है। तो ये भी तो एक प्रोसेस ही है, इसको भी दे रहा है। समझ आई? तो मार्केट में क्या हुआ जब ये कंसेप्ट आया? तो हर कंपनी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस चला सकती, और हर एक एप्लीकेशन को लगेगा कि उसका डेडिकेट नेटवर्क है, डेडिकेट फाइल सिस्टम है, डेडिकेट लाइब्रेरी है, सब कुछ डेडिकेट लगता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ? कंटेनराइजेशन कंसेप्ट को प्रोडक्शन पे यूज करना स्टार्ट किया गया। और कंटेनराइजेशन यूज करने से क्या हुआ? आपका रिसोर्सेस बचा, हार्डवेयर रिसोर्सेस। अगर कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट नहीं होता तो जावा अगर मैंने लोड किया, सी प्लस प्लस लोड किया, पाइथन लोड किया, तो ये तीनों एक ही लाइब्रेरी को शेयर कर रहे थे, एक ही फाइल सिस्टम को शेयर कर रहे थे, एक ही नेटवर्क को शेयर कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट होता है, लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट होगी, नेटवर्क शेयरिंग होगी जो मैं नहीं चाहता, स्टोरेज शेयर हो रहा जो मैं नहीं चाहता, जिसकी वजह से मैं एक कंप्यूटर के अंदर एक ही एप्लीकेशन चलाया करता। एक एप्लीकेशन चलता था तो हार्डवेयर यूज नहीं भी हो रहा है, तब भी वो अननेसेसरी वेस्टेज है।
दूसरी एप्लीकेशन के लिए दूसरा हार्डवेयर चूज कर रहे हो, तीसरी एप्लीकेशन के लिए तीसरा हार्डवेयर बाय कर रहे हो। हार्डवेयर आप बाय कर रहे हो, हार्डवेयर का मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन जब से आइसोलेशन का कंसेप्ट आया तो एक ही हार्डवेयर के अंदर आप आइसोलेट कर देते। तो इसको आइसोलेट कर दिया, पाइथन को लगेगा कि इसका अपना डेडिकेट कंप्यूटर है, इसको लगेगा अपना डेडिकेट कंप्यूटर, इसको लगेगा अपना डेडिकेट कंप्यूटर, बट एक्चुअल में डेडिकेट नहीं है तो एक ही कंप्यूटर के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके प्रोसेस को आइसोलेट कर दिया तो इनको लगता है डेडिकेट। तो कंटेनराइजेशन को फिर क्या किया गया, प्रोडक्शन पे ले जाकर शिफ्ट किया गया। लेकिन कंटेनर को मैनेज करने के लिए, जैसे कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी चाहिए कि कोई कंटेनर डाई हो तो ऑटोमेटिक रिकवर कैसे हो, किसी कंटेनर के ऊपर ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है, कोई कंटेनर की ऑटो स्केलिंग कैसे करनी है लोड के इंक्रीज होने के बाद, लोड के डिक्रीज होने के बाद कंटेनर कैसे निकलना चाहिए, कंटेनर का पूरा मैनेजमेंट। कंटेनर जस्ट लाइक एक वर्क कंप्यूटर। आप वीएम्स, कंटेनर को अगर आप, डेफिनेशन एक प्रकार से अगर आप कंटेनर को किसी के साथ कंपेयर करें तो फिजिकल मशीन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कंटेनर को आप वर्चुअल मशीन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, राइट। कंटेनर को आप एडब्ल्यूएस के EC2 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कंटेनर एक जस्ट लाइक एक वर्क कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, क्योंकि डेडिकेट नेटवर्क हो गया, डेडिकेट CPU हो गया, डेडिकेट लाइब्रेरी हो गया, डेडिकेट लाइटवेट OS हो गया। तो क्या हुआ, ये इतनी चीज तो होती है कंप्यूटर के अंदर, कंटेनर के अंदर मिल गई। तो कंटेनर को मैनेज करने के लिए गूगल नाम की कंपनी ने क्यूबरनेटिस का डेवलपमेंट किया। उसके बाद इन्होंने पब्लिक को डोनेट किया। जब वो लोग डेवलप किए थे तो उन्होंने उसका नाम बोर्ग रखा था, पब्लिकली डोनेट किया। लेकिन उसके बाद इस पे नए अपडेशंस, नए फीचर्स जो है, लिनक्स फाउंडेशंस नाम की ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करती है। और आज सारे अपडेट अपडेट जो है लिनक्स फाउंडेशंस नाम की ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है, और इसका एग्जाम्स भी ये लोग कंडक्ट करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? एक बार सारे लोग कंफर्म करो मेरे को, किसी को कोई डाउट यहां तक? यस, जी बोलो। हम्म। ये सारी चीजें आगे आएंगी, ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। इनके पीछे भी अपना टेक्निकल रीजंस हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहां तक अंडरस्टैंड कर, ठीक है? बट वो सारी चीजें हैं, समझेंगे कि वन बाय वन करके। नेक्स्ट डायग्राम। तो इंडस्ट्री ने क्या करना स्टार्ट किया? इंडस्ट्री के पास पहले क्या था? पहले ओनली बेयर मेटल का ऑप्शन था, ठीक है, केवल बेयर मेटल। बेयर मेटल के बाद वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट मार्केट में आया, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन में क्या आया कि भाई आपका ये एक सर्वर है, आप इस पे वर्चुअलाइजेशन लोड करो। जब आप वर्चुअलाइजेशन लोड करते हो तो आप VMs बना सकते। लेकिन आप जो VMs बनाते हो, VM के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हर VM को एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस चाहिए। हर VM को एक लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। उसके बाद VM क्या बोलता है? VM कहता है मुझे डेडिकेट हार्डवेयर असाइन करो। डेडिकेट हार्डवेयर मतलब, अगर मैंने एक VM को 4 GB का हार्डवेयर दे दिया तो ये 4 GB एक्यूपाई करके बैठ गया ये। अभी इसके अंदर 4 GB यूज हो या ना हो, अननेसेसरी एक्यूपाई करके बैठ गया। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले लिया, ठीक है, जो बचा कुचा VM के पास है, पहले से एक्यूपाई करके बैठ गया, फिक्स हो गया कि भाई मेरे हार्डवेयर पे अगर 16 GB है तो मैं 4 4 GB के 4 VM बना सकता। बट कंटेनर के केस में ऐसा नहीं। कंटेनर कहता है कि ये जो एक आपका सर्वर है, ठीक है, ये जो आपका सर्वर है, आप क्या करो, इसमें ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोड करो, ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम।
वन ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करो, देन उसके बाद आप कंटेनराइजेशन डिप्लॉय करने का सॉफ्टवेयर लोड करो। जैसे हो गया एक डॉकर, हमने क्या किया, डॉकर लोड कर दिया। क्या लोड कर दिया? डॉकर। अब डॉकर लोड आपने जब कर दिया, तो अब आपको क्या करना है? अब यहां पर आप क्या करोगे, जैसे मैंने एक एंजिनिक्स की इमेज लाई, और एंजिनिक्स की इमेज यहां पर मैं रन कर दूंगा। राइट? वो कमांड है, वो आप लोग देखेंगे कौन सी कमांड से गए। जैसे ही मैंने एंजिनिक्स की इमेज यहां पर रन करूंगा, तो एंजिनिक्स की जब इमेज यहां पर रन होगी, तो उसकी भी एक प्रोसेस आईडी जनरेट होगी, और वो प्रोसेस हो जाएगी आइसोलेट। और यहां पर मेरी चल रही है एंजिनिक्स की इमेज। अब ये क्या बोलेगा? ये कंटेनर हो गया। ये कहता है कि मेरे को डेडिकेट करके हार्डवेयर आप मत दो। इसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है ना, प्रोसेस लिनक्स में प्रोसेस जो चलता है, प्रोसेस पे जब लोड बढ़ता है तो उसी हिसाब से वो रैम लेता है। लोड नहीं है तो उसी हिसाब से रैम छोड़ देता है। जितना उस प्रोसेस को हार्ड ड्राइव की नीड होगी उतना लेगा, बाकी छोड़ देगा। तो वैसे ही ये भी है, ये भी तो एक प्रोसेस ही है, जस्ट एक प्रोसेस को आइसोलेट कर दिया गया है, तो कंटेनर बोल देते हैं। तो इसको जितना हार्डवेयर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उतना वो यहां से ले लेगा, इस ओएस से। इस ओएस से किससे लेगा? कर्नल से लेगा। कर्नल में किस मॉड्यूल से लेगा? सी ग्रुप मॉड्यूल से। सी ग्रुप मॉड्यूल बोलेगा कि इसके अंदर तो सिर्फ छोटा सा प्रोसेस चल रहा है, तो उसको 2 GB 2 MB रैम दे देगा। कल को इस पे आप पाइथन डालोगे तो 4 MB रैम दे देगा। कल को इस पे पाइथन जो चल रही है उस पे बाहर से ट्रैफिक आएगी तो 6 MB रैम दे देगा। राइट? तो वीएम के केस में क्या है? वीएम के केस में आपने वीएम बनाया, एप्लीकेशन चले ना चले, आपने 4 GB रैम एक्यूपाई कर दिया। अब आपकी फिजिकल मशीन से 4 GB रैम इधर चला गया, आपके पास 16 GB की मशीन है फिजिकल, तो आपके पास कितना बचा? 12 GB रैम। अब 12 GB रैम आप मैनेज करो, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कंटेनर के केस में क्या है? इसको जितना चाहिए उतना लेगा। इस पर लोड नहीं है, छोड़ देगा, दे देगा अपने वापस फिजिकल मशीन को। अब उसका कर्नल किसी और प्रोसेस को देगा। राइट? ये बेनिफिट है कंटेनराइजेशन का। हर कंपनी कंटेनराइजेशन के साइड मूव करे। तो क्या होता है? कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट आज के टाइम पर ऑन प्रेम में भी यूज होता है। कई कंपनियां ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर लगाती हैं, वो भी कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट यूज करती हैं। लेकिन फायदा क्या है उनको? ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर लगाने में अगर मान लो कल आपको 100 सर्वर्स बाय करने पड़ते थे मार्केट से, अगर आपने कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया तो आप 100 की जगह 20 सर्वर पे आपका सेटअप तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब 80 सर्वर का कॉस्ट बच गया। तो 80 सर्वर का कॉस्ट बचा, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बचा, उसका लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम कॉस्ट बचा, उसका स्टोरेज कॉस्ट बचा, 80 सर्वर को मैनेज करने के लिए मैन पावर का कॉस्ट बचा। कितने सारे कॉस्ट बच गए? उसके नेटवर्क डिवाइसेस के कॉस्ट बच गए। अगर आपकी कंपनी क्लाउड पे चली गई है, तो क्लाउड पे अगर आप 100 EC2 इंस्टेंस ले रहे हो या 100 VM आप क्लाउड से ले रहे हो, तो वहां आपको 20 VM से में काम हो जाएगा। 80 VMs का आपका रेंट नहीं लगेगा। रेंट नहीं लगेगा, स्टोरेज नहीं लगेगा, नेटवर्किंग नहीं लगेगी, मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो कंटेनराइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम पर, अगर आपका बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो आपकी प्रोफाइल में कंटेनराइजेशन होना ही चाहिए। जो बंदे इंफ्रा प्रोफाइल के हैं ना, जो बैकग्राउंड शुरू से उनका नेटवर्क मैनेज कर रहे हैं, सर्वर्स मैनेज कर रहे हैं, स्टोरेज मैनेज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे काम करते हैं, पैचिंग लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए नेक्स्ट लेवल की प्रोफाइल है। राइट? बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि कंटेनराइजेशन आने से क्या बेयर मेटल खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ सर। 80 की जगह 20 हो गया है, बट है अभी भी। क्योंकि कंटेनराइजेशन क्या है? ये तो सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है ना। लोग बोलते हैं एडब्ल्यूएस का काम खत्म हो गया, नहीं, खत्म नहीं हुआ। 100 की जगह 20 मशीन ही लगा रहे हो, बट लगा रहे हो। ये मैं एक रेशियो बता रहा हूं। अगर किसी कंपनी के पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पे 10,000 सर्वर्स चला रहे हो लोग, 20,000 सर्वर्स चला रहे हैं, तो 20,000 सर्वर्स की जगह वो 2,000 सर्वर्स चला रहे हैं अभी। तो 2,000 सर्वर्स को चलाने के लिए एडब्ल्यूएस की टीम तो तब भी चाहिए। वो तो बाद में कंटेनराइजेशन की बात आएगी। क्लियर है यहां तक सभी को?
नेक्स्ट पॉइंट। अब कोई भी कंपनी अगर डिसीजन लेती है कि हम अपनी जो एप्लीकेशन है, ठीक, कंपनी की जो एप्लीकेशन है, कंपनी की जो एप्लीकेशन है, कौन कौन सी एप्लीकेशन कंपनी की है? एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है, एक आपका डाटाबेस है। ठीक है। तो कंपनी की ये तीन एप्लीकेशन है जो इनको प्रोजेक्ट पे यूज करना है। अब कंपनी तीनों एप्लीकेशन कहाँ डिप्लॉय कर रही है? बेयर मेटल पे नहीं कर रही, मतलब डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं कर रही। कहाँ करनी है उनको? कंटेनर के कंसेप्ट पे करनी है। तो कहा जाता है कि आप कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट जब इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या आप एक सर्वर पे करेंगे? क्या आप एक मशीन क्लाउड पे बनाएंगे या फिर एक फिजिकल मशीन होगा? अगर आप एक फिजिकल मशीन में ये चीजें इंप्लीमेंट करते हैं तो वो अगर फिजिकल मशीन कल को आउटेज हो जाती है तो आपका पूरा डेटा सेंटर बैठ जाएगा। मतलब डेटा सेंटर बैठने का मतलब ये है कि आप एक फिजिकल मशीन पे अगर अपना कंटेनराइजेशन को इंप्लीमेंट करके अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं और ये फिजिकल मशीन डाउन जाती है तो क्लाइंट की सर्विस डाउन हो जाएगी। तो कहा जाता है कि कभी भी कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डिप्लॉयमेंट करते हैं तो एक सिंगल मशीन से ना करें। चाहे वो सिंगल मशीन मशीन बेयर मेटल की हो, चाहे वो सिंगल मशीन क्लाउड की हो। आप यूज कंसेप्ट करें क्लस्टर का। क्या? क्लस्टर टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट मेथड को यूज करें। क्लस्टर, क्लस्टर वर्ड सभी को क्लियर है? एक बार कंफर्म करो, सभी को क्लियर है क्लस्टर वर्ड? राइट, क्लस्टर मींस ग्रुप। क्लस्टर के कंसेप्ट को यूज करें। क्लस्टर के कंसेप्ट को मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक से ज्यादा मशीन रखें। एक से ज्यादा मशीन, अगर आप फिजिकल पे काम कर रहे हैं तो एक से ज्यादा बेयर मेटल मशीन रखें। क्लाउड पे हैं तब भी एक से ज्यादा रखें। राइट, मिनिमम दो रखें। मैंने यहां पर मिनिमम चार मशीनें रखा। क्या रखा? मिनिमम चार मशीनें। कितनी मशीनें रखा? मिनिमम चार मशीनें। और क्यूबरनेटिस कहता है कि अगर आप मेरे को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हर एक मशीन की जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 GB मिनिमम रैम होना चाहिए, मैक्सिमम तो आप पे डिपेंड करता है। और 10 GB फ्री हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। फ्री का मतलब क्या हुआ, बताता हूं। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक होना चाहिए। 10 GB फ्री का मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के बाद मेरे को 10 GB का फ्री स्पेस होना चाहिए। ये कह रहा है। तो हर मशीन में 2 GB रैम एंड 2 कोर सीपीयू होना चाहिए। क्या? 2 कोर सीपीयू। अगर आपसे कोई पूछता है भाई क्यूबरनेटिस क्लस्टर में कुबरनेटिस इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं क्लस्टर मेथड से, तो क्लस्टर के अंदर जो हमारे हार्डवेयर हैं, जो वेयर मेटल हैं या जो EC2 है या जो वर्चुअल मशीन है, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, मिनिमम 2 GB रैम, 2 कोर सीपीयू, मिनिमम 10 GB फ्री स्पेस होना ही चाहिए हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। और ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होना चाहिए या लिनक्स होना चाहिए? तो इन चार मशीन में जिसको आप मास्टर नोड बनाना चाहते हो उसमें होना चाहिए लिनक्स। बाकियों में तो आपको विंडोज चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट मोस्टली कंपनी सारे में विंडोज ही रखती है। अगर डॉट नेट बेस्ड जैसी एप्लीकेशन आप कर रहे हो कि जो कंटेनर बनेगा उसके अंदर डॉट नेट बेस्ड जैसी एप्लीकेशन चलेगी तो वहां विंडोज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ठीक है। तो मिनिमम ये लिनक्स होता है। ठीक है। तो ये होना चाहिए। देन उसके बाद हर एक मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद
एक चीज और होनी चाहिए, ये सारी मशीनें आपस में कम्युनिकेट होनी चाहिए। कम्युनिकेट का मतलब क्या हो गया कि फिजिकल नेटवर्किंग भी होनी चाहिए। इन सब चीजों को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विचेस, राउटर्स होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद हर एक मशीन में आईपी होनी चाहिए। यहाँ आईपी, यहाँ आईपी, यहाँ आईपी, यहाँ आईपी। सारी मशीनें एक दूसरे से कम्युनिकेट होनी चाहिए। इतना कुछ होने के बाद अब आप क्या करोगे? क्यूबरनेटिस को इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है। इतनी चीजें समझ आ गई आपको? हाँ जी, कंफर्म करो। तो क्या क्या चीज चाहिए? स्विच राउटर्स चाहिए। क्या क्या चाहिए? स्विच राउटर्स चाहिए नेटवर्किंग करने के लिए। आईपी का पूल चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा पूल रखो कि कल को 4 नोड से क्लस्टर थोड़ी चलेगा। वर्कलोड बढ़ेगा तो नोड तो और बढ़ेंगे, तो उन्हें भी आईपी मिल सके। देन उसके बाद अब आप, जब ये फिजिकल नेटवर्किंग सारी चीजें रेडी हो जाए, आपस में कम्युनिकेट होने लगे, सारी मशीनें पिंग पुंग करने लग जाए, तब आप क्यूबरनेटिस इसमें लोड करोगे। अब जब क्यूबरनेटिस लोड करेंगे, क्या करेंगे? क्यूबरनेटिस लोड करेंगे तो क्यूबरनेटिस लोड करने के दो मेथड होते हैं आपके पास, कि क्यूबरनेटिस आप इसके अंदर क्यूबरनेटिस की एप्लीकेशन कैसे डालोगे। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो क्यूबरनेटिस लोड करने के लिए दो मेथड होते हैं आपके पास। क्यूबरनेटिस की एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए क्लस्टर के अंदर दो मेथड हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, कंट्रोल प्लेन मोड, या हार्डवे मोड। क्या? हार्डवे मोड। ठीक है। उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। क्यूबरनेटिस इंप्लीमेंट होने के बाद क्यूबरनेटिस को जो आप एक्सेस करोगे काम करने के लिए, ये क्यूबरनेटिस के जो नोड है, एक नोड दूसरे नोड से जब कम्युनिकेट करेगा, ये क्यूबरनेटिस की अपनी इंटरनल कुछ सर्विसेज होती है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। जब वो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करेंगी, तो उनके बीच में अथेंटिकेशन मेथड यूज होता है। और अथेंटिकेशन मेथड यूज होता है टीएलएस बेस अथेंटिकेशन। बोले तो सर्टिफिकेट, सीए सर्टिफिकेट की, ये सारी चीजें। अ, अ, किस पॉइंट पे आप बोल रहे हो रिपीट करने के लिए? आप क्यूबरनेटिस के अंदर ये सारे नोड जो हैं, जब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे किसी सर्विस को लेकर, ठीक है, या कोई इंजीनियर इस क्लस्टर को एक्सेस करेगा, या क्यूबरनेटिस की अपनी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो एक दूसरे से बात करती हैं, तो ऐसे नहीं है कि वो प्लेन टेक्स्ट पे बात करेंगी। ठीक है। ऐसे नहीं है कि वो डायरेक्टली बात करेंगी। उनके बीच में अथेंटिकेशन मेथड यूज होगा। मतलब वो अपने अपने टोकन लेके जाएंगे, और वो टोकन जब वैलिड रहेगा तो ही कम्युनिकेशन बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो इसका मतलब, अगर आपको कभी फ्यूचर में ऐसा जॉब मिलता है कंपनी में, या ऐसा इन्वायरमेंट आपको मिलता है कि आपको बोला जाएगा यार क्लस्टर इनिशियल स्टेज से सेटअप करना है, तो इनिशियल स्टेज से क्लस्टर सेटअप करने के लिए ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले फिजिकल सेटअप करने के बाद अब आप क्या करोगे? सीए सर्टिफिकेट। क्या? आप अपनी सर्टिफिकेट की बनाओगे, की से आप सीएसआर बनाओगे, और सीएसआर को आप भेजोगे किसी एजेंसी के पास डिजिटल साइन करने के लिए। बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनी होती है ना जो आपके सीएसआर को डिजिटल साइन करके आपको सीए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। सुना है आप लोगों ने, बहुत से लोग अगर इन सब चीजों में काम कर रहे होंगे कंपनी में, तो शायद समझ रहे हैं मेरी बात को।
हाँ जी। अगर नई चीजें समझ आ रही तो मैं आपको बता देता हूं। आपकी कंपनी में जो बंदा डायरेक्टर के पोस्ट में ज्वाइन करता है, तो उसका जो सिग्नेचर होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो उसको डायरेक्टर का पोस्ट मिल गया और उसका सिग्नेचर काम करने लगेगा, नहीं। वो उसको क्या करना पड़ता है, जो आपकी कंपनी में डायरेक्टर के पोस्ट पे ज्वाइन करता है, वो अपना डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर गवर्नमेंट की साइट पे जाता है और उनसे एक फॉर्म भरता है और उनसे एक डिजिटल सिग्नेचर लेता है। जिस और वो डिजिटल सिग्नेचर उसको मिलता है और उसके साथ एक नंबर मिलता है। तो गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव्ड किया है डायरेक्टर का पोस्ट। तब जाकर वो आपके डॉक्यूमेंटेशन में साइन करता है, तब वो वैलिड होता है और एवरी ईयर उसे वो रिन्यू करना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है कि जो हमारी जो ट्रैफिक्स होती हैं, HTTPS बेस्ड ट्रैफिक जो बाहर से आती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि आपको लोग रिकमेंड करते हैं कि आप HTTP वेबसाइट पे ना जाएं। किस पे जाएं? HTTPS पे जाएं। तो HTTPS पे कब चलता है ये? जब आप सर्टिफिकेट यूज करते हैं, और सर्टिफिकेट आपको एथोराइज कराना पड़ता है किससे? उसके लिए आप अपना लोकल की बनाते हैं, CSR बनाते हैं, और CSR को फिर आप साइन करने के लिए भेजते हैं, जो भी डिजिटल अथॉरिटी है, वो आपको साइन करके CA सर्टिफिकेट देता है। फिर आप वो CA सर्टिफिकेट अपनी एप्लीकेशन पे लगाते हैं, तब जाकर आपकी वेबसाइट HTTPS बेस्ड चलती है और उसको एवरी ईयर रिन्यू करना पड़ता है। तो यहां पर भी TLS बेस्ड ऑथेंटिकेशन चल रहा है। तो इसका मतलब आप एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर पहले आप बनाओगे अपने लोकल पे। उस पे आप क्या करोगे? उस पे आप की बनाओगे, CSR बनाओगे, सब कैसे बनाते हैं सब आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर आप क्या करोगे? किसी डिजिटल सिग्नेचर के लिए किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के पास जाओगे, बहुत सारे इंटरनेट पे हैं जो करते हैं, वो आपको CA सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद अब आप अपने हर एक नोड के लिए CA सर्टिफिकेट जनरेट करोगे और साइन किससे करोगे? जो आपका CA। क्लस्टर के अंदर जितने कंपोनेंट्स आप बनाओगे, वो कंपोनेंट्स भी आपस में TLS बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज करते हो, उनके लिए भी आप सर्टिफिकेट जनरेट करोगे, साइन करोगे, की बनाओगे, CSR बनाओगे, CA से साइन करोगे और दोगे। तो एक अलग से आपके पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने नोड बनेंगे उतने सर्टिफिकेट चाहिए, उतने की चाहिए, CSR चाहिए, फिर आपस में बहुत सारे कंपोनेंट्स के लिए चाहिए। आगे जब पढ़ते जाओगे तो पता चलता जाएगा किस किस के लिए चाहिए। जस्ट एक अभी एक माइंड में पिक्चर बना लो बस कि ऐसा होता है। देन उसके बाद सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर बन गई। आपने हर एक नोड के लिए बना लिया कि CSR सर्टिफिकेट साइन कर लिया CA से। अब उसके बाद आप क्या करोगे? अब आपका डिसीजन है कि भाई इन चार नोड में से लीडर किसको बनाना है। लीडर बोले तो मास्टर नोड किसको बनाना है। जिसको मास्टर नोड आपको बनाना है, उस पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मान लो मैंने डिसीजन लिया कि इसको मैं मास्टर नोड बनाऊंगा, तो मुझे इस मशीन में सबसे पहले क्यूब API सर्वर लोड करना पड़ेगा। बताता हूं अभी API सर्वर क्या करता है। मुझे यहां पर डेटाबेस ETCD डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि क्यूबरनेटिस के अंदर जो भी एक्टिविटीज करूं वो डेटाबेस में जाकर स्टोर हो। बताऊंगा सारे कंपोनेंट्स क्या करते हैं। यहां तक समझ आई? किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ जी। ठीक। शेड्यूलर यहां पर मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रोलर यहां पर मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कंट्रोलर मैनेजर।
ठीक है। तो ये चार कंपोनेंट्स मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जिस नोड को मैं मास्टर नोड बनाना चाहता हूं। एपीआई सर्वर, ईटीसीडी डेटाबेस, एंड शेड्यूलर एंड कंट्रोलर। ये कंपोनेंट्स करते क्या है, मैं आपको बताता हूं। अब ये जो एपीआई सर्वर है, डेटाबेस है, ये जब आपस में बात करेंगे तो ये भी टीएलएस ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे। मतलब इसके लिए भी की चाहिए, सीएसआर चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए भी की चाहिए, सीएसआर चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए भी की चाहिए, सीएसआर चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए भी की चाहिए, सीएसआर चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। और सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू भी करना पड़ेगा। अभी तो और कंपोनेंट्स बता रहा हूं, अभी तो सिर्फ इतने ही लिखा हूं मैंने। एपीआई सर्वर क्या करता है? क्लस्टर जब आपका बन जाएगा तो यू आर एज अ क्यूबरनेटिस एडमिन, आप क्यूबरनेटिस एडमिन हो, आप क्लस्टर में कुछ भी करना चाहते हो, पहले आपकी रिक्वेस्ट एपीआई के पास आई। इवन ये नोड अगर बात करना चाहता है मास्टर से, रिक्वेस्ट एपीआई के पास आएगी। इवन डेटाबेस बात करना चाहता है, रिक्वेस्ट एपीआई के पास आएगी। शेड्यूलर बात करना चाहता है, रिक्वेस्ट एपीआई के पास आएगी। कंट्रोलर बात करना चाहता है, रिक्वेस्ट एपीआई के पास आएगी। मतलब क्लस्टर के अंदर कोई भी, इवन क्लस्टर के इनसाइड के कंपोनेंट्स, या आप इंजीनियर क्लस्टर पे आना चाहते हो, कुछ भी एक्टिविटीज, आपकी पहली रिक्वेस्ट एपीआई के पास आएगी। एपीआई को समझना है तो ऑफिस के अंदर रिसेप्शन ले लो, रिसेप्शन। कोई भी बंदा आता है, रिसेप्शन पे जाता है पहले। एपीआई के पास रिक्वेस्ट आएगी सबकी। जैसी एपीआई के पास रिक्वेस्ट आती है, एपीआई उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है डेटाबेस के अंदर, फॉरवर्ड करके डेटाबेस के अंदर। समझ आ रही? डेटाबेस उसको अपने अंदर राइट कर लेता है। राइट करने के बाद एपीआई को बोल देता है। अब एपीआई क्या करता है? शेड्यूलर नाम के कंपोनेंट्स को फॉरवर्ड करता है। क्यों करता है अभी बता रहा हूं। करता क्यों है? शेड्यूलर नाम के कंपोनेंट्स को फॉरवर्ड इसलिए करता है क्योंकि शेड्यूलर नाम का जो कंपोनेंट्स होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी रिक्वेस्ट आई है इंजीनियर के साइड से, उसको शेड्यूल किस नोड में करना है, उसका डिसीजन लेना। ठीक है। डिसीजन यही लेता है, इस नोड में बनाना है या इस नोड में या इस नोड में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो रिक्वेस्ट आई है उसको ऑब्जर्व करना, कि उस रिक्वेस्ट को कितने रैम की रिक्वायरमेंट है, कितने सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, कितने हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट है, क्या मेरे इस नोड में उतना हार्ड ड्राइव है, उतना सीपीयू है। ये सारा डिसीजन इसका होता है। डिसीजन लेने के बाद ये वापस एपीआई को बता देता है कि मैंने डिसीजन लिया है, नोड नंबर थर्ड ओके है, आप यहां जाके कर लो। तब एपीआई क्या करता है? कंट्रोलर को देता है। कंट्रोलर को देता है, कंट्रोलर को कहता है कि अब जाइए आप वो चीजें वहां डिप्लॉय करके आइए। कंट्रोलर उस चीज को वहां डिप्लॉय करेगा एंड मैनेज करेगा। और जब वो चीजें डिप्लॉय हो जाएंगी तब एपीआई को देगा, और एपीआई फिर डेटाबेस को देगा। तो अब डेटाबेस क्या करेगा? फाइनल अपने अंदर एंट्री करके रख लेगा कि ये फलाना चीज इस नोड में चल रही है। ये चार चीज समझ आई? हाँ जी। कैसे चलती हैं? कंफर्म करो। क्लियर होना सभी को? शेड्यूलर का काम होता है कि कौन से नोड में शेड्यूल करना है, उस चीज का डिसीजन लेना। और डिसीजन वो अपने कुछ फैक्टर के बिहाफ में लेता है, कि देखता है यूजर इंजीनियर की रिक्वेस्ट आई जो है, जो भी चीज बनाने की आई है, कंटेनर बनाने की, पॉड बनाने की, तो उसके अंदर क्या एप्लीकेशन डिफाइन है। उस एप्लीकेशन को देखेगा कितना रैम की रिक्वायरमेंट है,
उसके अकॉर्डिंग देखेगा कि कौन सा हार्डवेयर खाली है उतना रैम, वो डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं करेगा कि अनहेल्दी मशीन का डिसीजन नहीं लेगा। अगर शेड्यूलर नहीं होता तो चीजें तो कहीं भी जाके बन जाती, मान लो चीजें यहां जाके बन रही हैं और यहाँ रैम ही नहीं है, लेकिन तब भी वो पेंडिंग जा रहा है, जा रहा है पेंडिंग में। ये मशीन अनहेल्दी है, इसका नेटवर्क काम नहीं कर रहा, तो भी यहां जाके बन जाएगा। तो ये तो अच्छा नहीं है ना। शेड्यूलर को पहले डिसीजन लेने दो, कहाँ पे बनाना है। समझ आई? फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? हाँ, राइट। हाँ, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, डेटाबेस में इंफॉर्मेशन की रख लेता है अपने। ठीक हो गया। चलो फिर आज हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। हमारे पास 2 मिनट है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हम्म। कंट्रोल हार्डवेयर मोड का मतलब हो गया कि ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप वन बाय वन करोगे अपने कीबोर्ड से, राइट। कंट्रोल प्लेन का मतलब होता है कि आप ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे, एक स्क्रिप्ट रन कर दोगे और वो आपके लिए सब कुछ करके दे देगा। हम्म। नहीं नहीं सर, मैनेज क्यूबरनेटिस अलग होता है। मैनेज क्यूबरनेटिस हो गया EKS AKS GK, ये मैनेज क्यूबरनेटिस का एग्जांपल है। यहाँ तो अनमैनेज है ना, यहाँ पे तो सब कुछ आपको करना है। आप कंट्रोल प्लेन में भी कर रहे हो तो भी आपको अथॉरिटी सर्वर लगाने हैं, रिन्यूज करना है, बहुत सारी चीजें, स्टोरेज इंटीग्रेशन है, लोड बैलेंस, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। ये मैनेज में नहीं आएगा, ये अनमैनेज ही है। नहीं समझा आपकी बात, क्या बोलो 9? हम्म। राइट, 9 दिन होते। बिल्कुल जी, इसमें मेरा प्लान है पूरी चीज कवर करके चलना। मास्टर लेवल का पूरा, एटलीस्ट जितने भी आपके पुराने कभी डाउट्स होंगे वो सब कुछ कवर हो जाएंगे। जैसे कि डाउट नंबर फर्स्ट, कंटेनर को लेके आप सभी को डाउट होगा, बट आज आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कंटेनर की रियल डेफिनेशन क्या है। होपफुली किसी को अभी डाउट नहीं होगा। अभी सबके पास अपने अपने डेफिनेशन थे, लेकिन आज जो डेफिनेशन है वो राइट डेफिनेशन। ऐसी सारे जो फंडा है वो 10 दिन में पूरे कवर करके रख दूंगा। एग्जाम का तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि एग्जाम तो एक डिफरेंट पैटर्न हो गया। मोटा मोटा तो मैं आइडिया दे दूंगा, क्योंकि एग्जाम में कितने आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, सिनारियो मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा प्रिपरेशन अलग से कर लेना, हो जाए। इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको पेड पड़ेंगी, फ्री नहीं है। ओनली क्लासेस फ्री हैं। उसके लिए आप मेरे को पिंग कर देना व्हाट्सएप में। जी। हम्म। नहीं सर, वो जो था वो इंटरमीडिएट, ये एडवांस है।
तो जो लोग बिगनर होते हैं उनके लिए वो परफेक्ट था, बट जो लोग कुबरनेटिस ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, उनको अपना एक्सपर्ट लेवल पे जाना, तो ये एक्सपर्ट है, वो इससे टोटली अलग होगा ये। क्योंकि इसमें आपने भी हाँ, प्रैक्टिकल पूरा हम लोग करके दिखाएंगे। आपने अगर उस सीरीज को फॉलो किया होगा तो आज के सेशन में आप डिफ्रेंशिएट भी कर पा रहे होगे कि वहां का पहला लेक्चर और आज का पहली क्लास में कितना डिफरेंस। तो ऐसे ही ये पूरी एडवांस लेवल पे चलेंगे। पूरा आर्किटेक्चर, राइट, पूरा आर्किटेक्चर 10 दिन में खत्म कर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मास्टर क्लासेस मतलब? कौन सा? हाँ हाँ। वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर लेना है। जी जी, बोले। हम्म हम्म हम्म। क्यूबरनिटीज में आना है। क्यूबरनिटीज में आना है आपको। तो आपका कंटेनराइजेशन डॉकर आपका है क्लियर? पड़ा है ना, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस में जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपके जैसे सीके हो गया, सीकेएस हो गया, सीकेडी हो गया, राइट। ये तीनों ट्रैक को आप पहले कवर करें। क्योंकि क्यूबरनेटिस अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहता है कि कोई भी बंदा अगर क्यूबरनेटिस पे काम करना चाहता है तो उसे 3 ट्रैक पहले कवर करने हैं: सीके एंड सीकेडी एंड सीकेएस। सीके में क्या होता है, एडमिन लेवल की चीजें हो गई, ठीक है, जैसे ये सारी चीजें। सीकेडी में क्या हो गई कि डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपर का कुछ भी पार्ट नहीं है, बट क्लस्टर के अंदर कुछ ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह हो गए, ठीक है, उनको ये लोग डेवलपमेंट का हिस्सा बोलते हैं। वो आप अपना कवर करने, जो ट्रबल शूट आपको कभी क्लस्टर पे करना पड़े तो आप कर लोगे। सिक्योरिटी, क्लस्टर बनने के बाद सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है, तो ये कर लें। ये 3 करने के बाद आप किसी भी कंपनी में क्यूबरनेटिस की प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं। अब बात आती है, अब वही मैं बता रहा हूं, अब बात आती है कि हमें इसकी स्किल्स तो आ गई, बट जब हम कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो लोग हमसे सर्टिफिकेशन मांगते हैं। सर्टिफिकेशन मांगने का मतलब सिर्फ यही हो जाता है कि वो आपको जज एक जज कर रहे हैं कि आपने ऑफिशियल कैरिकुलम फॉलो किया है, राइट। अगर बंदा सर्टिफिकेट निकाला है, इसका मतलब बंदा ऑफिशियल कैरिकुलम को फॉलो किया है। ऑफिशियल कैरिकुलम को फॉलो करने का मतलब उसे सारी चीजें आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट भी चाहता है कि यार बैकएंड में जो भी थर्ड पार्टी एजेंसी का बंदा है, वो जब उनके क्लस्टर पे काम करे तो एटलीस्ट वो सर्टिफाइड बंदे की रिक्वायरमेंट रखते हैं। क्यों? ऐसे कोई भी बंदे को नहीं देना चाहते अपने क्लस्टर, तो एक सर्टिफिकेट उनकी मैंडेटरी हो जाता है। सर्टिफिकेट निकालना अच्छी बात है, एक ऑफिशियल कैरिकुलम का पता चलता है, और एक आपका एक इंटरव्यू में थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब से या यहाँ वहां से बेसिक बेसिक चीजें पढ़ के वो लोग भी चले जाते हैं इंटरव्यू में, और लाइक आंसर करते हैं, ऑफिशियल कैरिकुलम उनका क्लियर नहीं है, और बाद में फिर वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो बाद में पता लगता है यार इसके तो बेस फंडा क्लियर ही नहीं है, जस्ट ऊपर ऊपर की चीजें थी, तो वहां पर फिर कंपनी को प्रॉब्लम्स होती है ना। तो इसलिए बहुत सारी कंपनी ने अपना फिक्स कर दिया है कि यार हम हायर करेंगे तो सर्टिफाइड बंदे हायर।
कि एटलीस्ट बंदा सर्टिफाइड है तो ऑफिशियल कैरिकुलम को फॉलो करके आए, तो एटलीस्ट उसको सारी चीजें क्लियर होंगी। ये चीजें हो जाती हैं। बाकी तो बहुत सारी कंपनी तो जो बिना सर्टिफाइड भी रख लेती हैं, उन्हें सैलरी कंप्रोमाइज कर लेती हैं आपके साथ। राइट, जहां पे उनको 10 लाख का पैकेज देना, जहां पे 20 लाख का पैकेज देना, वहां पे आपको आपके साथ 15 में डील कर लेंगी। जिनको 10 का पैकेज देना, वहां पे लोगों के साथ 7 में डील कर लेते हैं। आ जाओ भाई, बिना सर्टिफिकेट के कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी चीजें भी चलती हैं कंपनी में। मैटर करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, आपका लेवल क्या है। अब कई बार ऐसा होता है कि यार मेरे को जॉब किसी भी हालत में चाहिए, तो फिर वहां मैटर नहीं करता कि मैं एक हाई प्रोफाइल कंपनी में जाऊं, यार इनिशियल स्टेज में कहीं भी लग जाता हूँ चलो। तो वहां फिर स्किल्स मैटर करता है, सर्टिफिकेट फिर नहीं देखा जाता। आपने वहां से करियर स्टार्ट किया, बाद में आप बड़ी कंपनी में जा रहे हो, तो वहां सर्टिफिकेट मांग लिया आपसे। सिचुएशन है सर, सरकमस्टांस है, डिफरेंट डिफरेंट है हर किसी पर्सन। क्लियर? और किसी का डाउट? हाँ, कंसेप्ट तो पूरा क्लियर, हेल्पफुल होता है। हाँ, अल्टरनेट। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल ही हम लोग परफॉर्म करेंगे अब नेक्स्ट क्लास से। अल्टरनेट डेज पे क्लासेस है ये रखी गई हैं। आज क्लासेस हो गई तो कल नहीं होंगी, परसों होंगी, ठीक है। ऐसे क्लासेस होंगे एक एक दिन छोड़ के। आप इसका कोई ऐसा मैंने कंटेंट डिजाइन किया नहीं है, जस्ट मैंने 10 डेज रखा है प्रोग्राम। बट आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। ऐसी चीज मिलेगी जो आपने आज तक कहीं नहीं सीखी हो। क्योंकि मैंने इसका कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाया, मैंने मिक्सअप कंटेंट बनाया। ठीक है, सी के डी सब कुछ मिक्स करके 10 आवर्स का मैंने लॉन्च किया। क्योंकि ऐसे कंटेंट अगर मैं निकालूंगा तो CK का ही हमारा 40 आवर्स का कंटेंट होता है, बोले तो 40 डेज का। CKD हमारा 20 डेज का कंटेंट होता है। TKS हमारा 20 डेज का होता है। तो ऐसे तो कंटेंट हम लोग देखें तो 40, 20 एंड 20 कितना हो गया आपका 80 डेज। बट इन सब का मिक्सचर मैंने 10 डेज निकाला। हाँ, तो फिर ड्रॉप करते हैं हम लोग। आप सभी को गुड नाइट। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जी। हम्म। जी बोले, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मेरे पास है सर्टिफिकेट के लिए स्टडी मटेरियल। हाँ, है मेरे पास सर्टिफिकेट के लिए स्टडी मटेरियल। आप मेरे को व्हाट्सएप में पिंग कर लो, मैं आपको फॉरवर्ड। हाँ, एनफ है, एनफ है। निकाल लोगे? ओ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। गुड नाइट।